मैं फराज साहब आपसे दो चीजें, इसलिए कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार है। आज अखिलेश जी का बयान भी आ गया है कि भाई उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव देश की दिशा को तय करेगा। मेरे हिसाब से बिहार बहुत सी टोन सेट कर देगा। अगर जो भी रिजल्ट आता है उसके हिसाब से बहुत सी चीजें सेट हो जाएंगी। मैं दो चीजें इसलिए आपसे, एक तो जो पोलराइजेशन का जो वो था वो फिर से नकार दिया गया, इस देश ने नकारा उसको। उसने कहा ये विस्फोट हो या कुछ हो, ये एक लॉ एंड ऑर्डर की वो है समस्या, और जिसको टैकल करने में ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित हुई है। तो वो तो मुझे लगता है कि पोलराइजेशन की जगह उनका नुकसान ही हुआ है। उसको रोकने के लिए इन लोगों ने धर्मेंद्र जी को मार दिया था। रात में इनको लगा कि धर्मेंद्र को मार दो तो थोड़ा मामला रुकेगा, लोग उस पर बात करने लगेंगे। तो धर्मेंद्र जी तो फिर सुबह हेमा मालिनी जी ने आके बता दिया कि नहीं नहीं भाई, एडमिट हैं लेकिन मरे नहीं है। तो वो एक मामला नहीं चल पाया। बहुत सी कोशिशें हुई कि ये किया जाए, इस तरह की बातें हो। लेकिन एक जो मुझे इंपॉर्टेंट दो चीजें लग रही हैं जिसपे मैं आपका, बिहार की वर्डिक्ट आने के बाद चाहे महागठबंधन जीते या एनडीए जीते, मुझे लगता है कि ज्ञानेश गुप्ता जी और जो चुनाव आयोग है, वो एक लार्जर क्वेश्चन अब इस देश के सामने खड़ा हो गया है कि आप कुछ करते रहिए, जब तक आप चुनाव आयोग को ठीक नहीं करेंगे ये समस्याएं वैसी ही बनी रहेंगी। वो ज्ञानेश गुप्ता हो, चाहे राजीव अग्रवाल हो, चाहे कोई हो, ये सब उसी तरह का। तो उस पे भी मुझे मुझे लगता है कि उस पे भी जिस तरह का मिजाज राहुल गांधी का है, जिस तरह का मिजाज इंडिया गठबंधन का है, वो कहीं ना कहीं ये इशू भी बनने जा रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, मैं एक चीज आपसे और पूछ लूं, ये जो भाषा की मर्यादा है, जो मोदी जी जिस तरह कट्टा और क्या क्या ये सब बातें कर रहे हैं और जिस तरह की गाली गलौज करते हैं, अकेली पार्टी ऐसी है जिसके साथ जाने में किसी को भी दिक्कत है। मैं इसलिए इस बात को कह दूं, फ्लोर ऑफ द हाउस उत्तर प्रदेश में मैंने खुद देखा है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में तीखी बहसें होती हैं, लेकिन इस हद तक नहीं होती है। मतलब एक एक भाषा की मर्यादा या एक उसको रखते हैं भाई। लेकिन यहां तो मोदी जी कुछ नहीं छोड़ते हैं, माँ बाप भाई बहन जिसको चाहो उसको गाली दो, कट्टा करो, क्या क्या उल्टा पुल्टा बोलो। मैं थोड़ा इस पे भी एक आपका वो चाहूंगा, और जो अनप्रेसिडेंट इतनी ज्यादा वोट पड़े हैं वो तो मुख्य टॉपिक है ही, उसका फायदा किसको। थैंक यू आनंद सर। देखिए, अभी राकेश जी ने एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि मिर्जा गालिब साहब का शेर सुनाया था, आप और भी एक सुनाइए वाकई। भाई, हमारे यहाँ आप हाँ ही सुना सकते हैं। अजहर दुर्रानी का। अच्छा, अजहर अजहर दुर्रानी दुर्रा साहब का। ओके, मुझे लगा कि वो अजहर गालिब दुर साहब का है। नहीं नहीं, खैर, अजहर जी दुर्रानी का। जी 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 जी। जी जी। तो आनंद सर, मैं बिल्कुल एक रेलेवेंट शेर आप लोगों को सुनाऊंगा। और जो बिहार में इलेक्शंस हुए हैं, और मैं थोड़ा सा बहुत, क्योंकि रिसर्च का स्टूडेंट रहा हूँ, रिसर्च में हमने काम भी किया है, तो काफी बहुत माइन्यूटली मैं ऑब्जर्व करता हूं। तो भारत में जब भी कोई बदलाव हुए हैं आजादी से पहले और अब तक के, तो ज्यादातर, क्या मतलब, 100% लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं। लेकिन बिहार में मैंने, आनंद सर, एक जेनजी का मूवमेंट देखा है। और आप देखिएगा कि जब रिजल्ट आएंगे और उसका पोस्टमार्टम होगा और एनालिसिस होगी, तो बिहार का जो बदलाव हो रहा है वो 15 से 29 साल के बीच के लड़के कर रहे हैं। आप ये देखिएगा जब रिजल्ट आएगा। खैर, राकेश सर, एक शेर सुनिए इसी जेनजी को लेकर के, और बिहार में जो अभी इलेक्शंस हुए हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उसको लेके। मिराज फैजाबादी का एक शेर है कि यार मख्तल से तो बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, और टाल देने से कोई मसला हल नहीं होता है, एक ना एक दिन तो कोई फैसला करना होगा, और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। तो मुझको लगता है कि बिहार में इस नस्ल ने, जो ये जेनजी है, जो करना था बिहार में, आनंद सर, वो कर दिया है। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिसर्च का शौक है, मैं आपके सामने एक बहुत 1 मिनट के अंदर एक डेटा रखता हूं बिहार के लिए। जाहिर सी बात है, हमारे हमसे पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि बिहार में बहुत आत्मसम्मानी लोग रहते हैं। बिहार, अगर आप और डीप डाइव करिएगा तो आईएएस पीसीएस का एग्जाम देकर के बच्चे वहां से बहुत निकलते हैं और पूरे देश में फैल करके देश की सेवा करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 साल में बिहार का क्या हाल किया है, सुनिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार की जो वैल्यू है लास्ट में, वो 0.609 है। 27 स्टेट्स का होता है जिसमें बिहार 27वें नंबर पर है।
शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बड़ा ज्ञान दे रहे थे ना प्रधानमंत्री जी कि स्किल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, बिहार का मैन्युफैक्चर ऐसे बढ़ रहा है वैसे बढ़ रहा है, 29 स्टेट्स में से 23वें नंबर पर है। ड्रॉप आउट रेट क्लास 9th to 10th फाइनेंशियल ईयर 24 में 29 स्टेट्स में से बिहार का नंबर 27वां है, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में क्लास 11 to 12 29 में से 28वां है, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 18 से 23 साल में 29 में से 28वें नंबर पर। एक और छोटी सी बात मैं कह दूं कि नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि बिहार के 64% परिवार, मैं परिवार बोल रहा हूं, 10,000 रुपए से कम की आय में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो झारखंड की आधी है और उड़ीसा की 1/3 है। अब आ जाते हैं, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही और जिससे मैं मुत्तफिक हूं, जिसको आप बोल सकते हैं कि मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं, कि मैंने लिख लिया था इसी जल्दी जल्दी कि बिहार जो है वो अब इस देश को रास्ता दिखा रहा है। आनंद सर, इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, आप लोग तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोग के दर्शकों के लिए, कि इस देश में जब जब मुसीबतें आई हैं तो रास्ता बिहार नहीं दिखाया है। क्योंकि आपको याद होगा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चंपारण सत्याग्रह था 1917 वाला, जिसमें नील के जो इंडिगो के जो किसान थे उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। मैं आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूं, और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने किसानों पर जो दमनकारी तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध का सहारा लिया था, वो बिहार से ही शुरू हुआ। और जयप्रकाश नारायण जी ने जब 1974 में जो बिहार के छात्रों द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, उसका भी नेतृत्व जयप्रकाश जी ने बिहार से शुरू किया था। और अब ये मोदी जी का जो शासनकाल है, जो मोदी जी की जो ये आप कह सकते हैं, मैं तो कह सकता हूं कि जो दमनकारी नीति है, उसकी भी जो कमान है वो बिहार के जनजी ने अपने हाथ में लिया। आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया, हालांकि मैंने उसको सोचा था कि नहीं टच करूंगा, कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अजीब अजीब सी भाषाएं यूज की, तो मुझे एकदम से जहन में आ गया आनंद सर के इस देश में कंपटीशन चल रहा है दो लोगों के बीच, एक प्रधानमंत्री के बीच में और एक इस देश के रुपये के बीच में। रुपया कह रहा है कि मैं तेजी से गिरूंगा, और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं मेरी भाषा और मर्यादा तेजी से गिरेगी। अब उसमें कौन जीतता है मुझे ये पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि रुपये से ज्यादा स्तर तेजी से प्रधानमंत्री जी की भाषा का गिर रहा है। एक चीज हम लोग मिस कर गए यहां पर, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी जब बिहार में जाते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने पिछले 7-8 साल में क्या काम किए। वो बोलते हैं गांधी जी के 3 बंदर, गप्पू, कप्पू, अपू, टप्पू, लप्पू, कोई बोल रहे थे ना वो। अब आप देखिए कि इस देश का प्रधानमंत्री कट्टा बोलता है, इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री वो पप्पू, टप्पू, लप्पू, चप्पू बोलते हैं। और इनकी मजबूरी है आनंद सर ये बोलना, वो इसलिए मजबूरी है कि अगर अगर किसी भी व्यक्ति के पास कुछ परफॉर्मेंस है, कुछ करने के लिए काम है, तब तो वो बताएगा कि साहब हमने ये काम किया, हमको इसके ऊपर वोट दो, और जब नहीं होता है तब तो फिर आए बाएं शायद वो बात बकते ही हैं। खैर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि भाई वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और आनंद सर अगर वो कुछ कहेंगे तो उससे सवाल तो पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री जी बार बार कट्टे की बात करते हैं, आपने भी कट्टे की बात की, तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी एक हफ्ता पहले बिहार में एक एएसआई की हत्या हुई थी। प्रधानमंत्री जी, वो किस कट्टे से हत्या हुई थी? पिछले 6 महीने में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या हो जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी, उन कारोबारियों की हत्या किस कट्टे से हुई थी? गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर एसएसपी साहब के बंगले के 200 मीटर के दूर उनकी हत्या हो जाती है। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, वो किस कट्टे से उनकी हत्या हुई थी? 36 वर्षीय चंदन मिश्रा को 5 बंदूकधारी सुबह 7 बजे उनके अस्पताल के अंदर घुस करके उनकी हत्या कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बताइए उनकी किस कट्टे से हत्या हुई थी? विनय गुप्ता से लेकर के और तमाम लोग ऐसे हैं। और बोध गया में तो एक शर्मनाक वाकया हुआ था, जब एक पुलिस अभ्यर्थी महिला बेहोश होकर के गिर गई थी, उसको एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था आनंद सर, तो एम्बुलेंस के अंदर उसका बलात्कार हो जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, किस कट्टे की नोक पर उस महिला का एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार होता है? अब आप देखिए, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। 2-3 महीने पहले की खबर आई थी, इसके हिसाब से चिराग पासवान जी बोल रहे थे, आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट, चिराग पासवान।
चिराग पासवान जी कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हनुमान जी और रामविलास पासवान जी के बेटे, जो कि एक दलित भी हैं और बिहार की राजनीति में उनका एक ठीक ठाक उनका इन्फ्लुएंस है, वो कहते हैं, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिएगा, कि मुझे बिहार की सरकार को सपोर्ट करने में शर्म आती है। तो आनंद सर, उसके बाद में कुछ नहीं बचता है कि जब केंद्र का एक मंत्री कहता है, जिस सरकार को वो समर्थन दे रहा होता है, कि मुझे बिहार की सरकार को सपोर्ट करने में मुझे शर्म आ रही है। बहुत सारे आनंद सर बात उठी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, बहुत वरिष्ठ यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही, क्योंकि उनको पता था कि मैं हार जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ रही। हो सकता है आपको मेरी ये बात बड़ी हास्यास्पद लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास है कि जब तक कि वो जनता दल यूनाइटेड को खत्म नहीं करेंगे, तब तक कि उनकी जो ख्वाहिश है, जो अभी कुछ दिन पहले उनके किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने या किसने बोला था कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम अपने बल पर वहां पर सरकार बनाएंगे। तो पिछली बार आपको याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड की जो 115 सीटें थी, चिराग पासवान जी का इस्तेमाल करके पिछले 2020 के इलेक्शन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 115 सीट वाली जनता दल यूनाइटेड को 43 पर ले आए। और ये नीतीश कुमार जी को दिख नहीं रहा है कि किस तरह से चिराग पासवान जी को इस्तेमाल करके और उनकी पार्टी को खत्म किया जा रहा है। लेकिन अब मैं क्या बताऊं, और मैं तो ये बोल रहा था कि अगर नीतीश कुमार जी अगर इंडिया गठबंधन में होते तो शायद वो इस देश के प्रधानमंत्री होते। आज हो सकता है कि वो आनंद सर प्रधानमंत्री होते। लेकिन अब हो क्या रहा है, अभी बस एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा कि अभी बहुत बात हो रही थी घुसपैठिए की। प्रधान अमित शाह जी ने बोला था ना, डिलीट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। तो दिल्ली में जो घुसपैठिए अभी कल घुस करके जिन्होंने ये शर्मनाक काम किया है, ना तो उनको डिटेक्ट कर पाए, ना तो उनको डिलीट कर पाए, और ना ही उनको डिपोर्ट कर पाए। और उससे ज्यादा मुझे जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है आनंद सर, तकलीफ ये हुई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल एक ट्वीट किया और अपनी एक संवेदना जाहिर की। उसके बाद में आज सुबह वो बिहार में वोट मांगने लगे, और उसके बाद में फिर चले गए केक काटने के लिए। कहां? भूटान। और भूटान में केक काटने, भूटान ही गए ना वो, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ, भूटान चले गए केक काटने के लिए, वहां के जो राजा हैं उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब जिस देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, जिस देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, और प्रधानमंत्री सुबह हवाई जहाज पर ऐसे टाटा करके अपनी फोटो डाल रहे हैं और उसको ट्वीट कर रहे हैं कि मैं तो चला भूटान बर्थडे मनाने के लिए। कितनी शर्मनाक बात है ये आनंद सर। यही हुआ था जब आप पहलगाम में, जब ये घटना हुई थी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब में वहां पर शेख लोगों के साथ वेजिटेरियन बिरयानी खा रहे थे। और उसके बाद में जब वो लौटे भी तो गए भी नहीं, और उसके बाद में वो ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंस जो एक हुई थी, फिर शशि थरूर के ऊपर डोरे वगैरह डालने लगे थे। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये आनंद सर, बात बड़ी हो जाएगी। अभी एसआईआर की भी यहाँ पर बात हुई कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो कर रहा है। हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने हरियाणा में देखा, हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि 5 बजे तक एक आंकड़ा आता है, 7 बजे तक एक हो जाता है, 10 बजे तक एक हो जाता है। लेकिन इसका विपरीत काम छत्तीसगढ़ में, क्योंकि झारखंड में लोग सजग थे, तो वहां पर उस हिसाब से जो आंकड़ा है वो इलेक्शन कमीशन नहीं बढ़ा पाया था और रिजल्ट दूसरा था। जी, थैंक यू वेरी मच।